नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और करेंगे उनको डिटेल में डिस्कस। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी बात, आज उस भारतवासी के लिए जिसने लगभग सैकड़ों सालों के बाद में एक बहुत बड़ा सपना संजोया था और वो आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सब लोगों को विदित कि आज श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को अयोध्या धाम में की जाएगी और सभी भारतवासी हर्ष और उल्लास के साथ में इस त्योहार को मना रहे हैं। और प्रकाश एजुकेशन हब भी आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है कि ऐसा दिन बार बार आए हर भारतवासी के दिल के अंदर। इस बात की बहुत बड़ी जो है अभिलाषा थी कई सालों के बाद में, और वो आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम सब लोग आज इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे और देखेंगे उसका लाइव प्रसारण। लेकिन मैं आपको और बड़े गौरव की बात बताता चलूं कि भारत ही नहीं अपितु विदेशों के अंदर भी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव समारोह हर जगह देखा जाएगा। बात करते हैं कि विदेश में हमारे जितने भी जो राजनयिक वाले जो स्थान है वहां पे भी इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। और इसके लाइव टाइम्स स्क्वायर एक बहुत बड़ी ऐसे सार्वजनिक स्थल जो अमेरिका में है, वहां पर भी इस प्रकार का लाइव प्रसारण लोगों के द्वारा देखा जाएगा। तो आज आप बने रहिए उस सारे क्षणों को अपने लिए एक साक्षी बनने के लिए। लेकिन आज जानते हैं पहले आज करंट अफेयर्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्योंकि आप विद्यार्थी जीवन में हैं और आपको हर दिन की अपडेट आपको अपने जीवन में होनी चाहिए। तो जानते हैं आज का कौन सा दिवस है। आज हम सब लोगों को विदित कि 22 जनवरी और आज बहुत बड़ा हर भारतवासी के लिए दिन। लेकिन जानते हैं कि 22 जनवरी हमारे और लिए किस प्रकार से जो है वो इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी को इसकी शुरुआत होती है। और शुरुआत कहां पे होती है? 22 जनवरी को 2015 पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत होती है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था उसके परिणाम धीरे धीरे हम सब लोग देख रहे हैं, जहां पर हर लड़की शिक्षित होती जा रही है और हर एक क्षेत्र के अंदर कदम से कदम बढ़ा करके और पुरुषों के साथ में बढ़ती चली जा रही है। तो एक बहुत बड़ा दिन 22 जनवरी 2015 का, जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके अलावा कुछ जानते हैं कि संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 22 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और उसका जो अनुमोदन है वो 22 जनवरी को होता है। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया। दोनों तिथियां 22 जनवरी इसलिए अगर देखा जाए संविधान की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा 22 जनवरी 2015 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता, हर कोई भारतीय, जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत पानीपत हरियाणा से हुई थी। चलिए बहरहाल क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के दिवस का पहला प्रश्न। उससे पहले आप देख रहे हैं कि जनवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है। आप यहां से ग्लांस करके और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? सेवा मुक्त करने का आशय यह है कि उसने अपनी सेवाएं पूरी प्रदान कर दी हैं। लगभग 40 साल सेवा देने के उपरांत इन सभी तीनों जहाजों को क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया है। और उसके बाद में आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि B-15, प्रोजेक्ट 75 और बहुत सारे स्वदेशी निर्मित जितने भी जो जहाज बन रहे हैं, जो विमान वाहक है, वो सारे के सारे जहाज अब भारत में अन्य बनने लगे हैं। अगर बात करें B-15 के बारे में तो ये सारे के सारे जो जहाज हैं भारतीय शहरों के नाम से सूरत, विशाखापट्टनम, मार्मुगांव और इम्फाल, ये चार ऐसे जहाज जिनको किसी शहर के नाम से इनका नाम रखा गया। और ये सारे जो जहाज हैं वो वर्तमान में समुद्र में चौकसी कर रहे हैं भारत की सीमाओं की। बहरहाल आप देख रहे हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। वहां पे एक ही नहीं अपितु तीनों जो जहाज हैं उनको सेवा मुक्त कर दिया। INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर, इन तीनों को क्या कर दिया है? सेवा मुक्त कर दिया है। अब बात करते हैं कि भारत का पहला ऐसा कौन सा जहाज था जो विमानवाहक था? विमानवाहक जहाज INS विक्रांत, ये भारत का पहला जहाज था जिसको भारत ने
ब्रिटिश रॉयल नेवी से खरीदा था और उसके बाद में इसका नाम दिया था कौन सा, आईएनएस विक्रांत। उसके बाद में जैसे जैसे आईएनएस विक्रांत के अंदर 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करी थी। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभ को 40 वर्षों की सेवा के उपरांत इसको कर दिया गया सेवा मुक्त। भारत का पहला विमान वाहक पोत था ये आईएनएस विक्रांत, जो हमने रॉयल ब्रिटिश नेवी से खरीदा था और उसके बाद में उसको अपग्रेड करके और आईएनएस विक्रांत का नाम उसको दिया। वैसे देखा जाए तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी जो 3 कमान है वो विशाखापट्टनम है, कोच्चि है और मुंबई में है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके बारे में बता रहा था आपको कि भारत पाक जो युद्ध हुआ था उसमें जो नौसेना का जो अभियान था उसको ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से उसको जाना जाता है। प्रोजेक्ट 15B और उसके अलावा प्रोजेक्ट 75 जो है वो फ्रांस के द्वारा है, कौन सा, प्रोजेक्ट 75, और प्रोजेक्ट 15B है उसके अंदर 4 जो है विशाखापट्टनम, मार्मुगांव और इम्फाल और सूरत जैसे सरीखे विमान वाहक पोतों को भारतीय नौसेना के अंदर इसको कर लिया गया है शामिल। इसके अलावा आईएनएस कलवरी, वागशीर, वेला, खंडेरी, करंज और वागीर ये प्रोजेक्ट 75 के ये हिस्से जहाज बने हुए हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। हाल ही में समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के मध्य यह अभ्यास अभी दिसंबर माह के अंदर इसका आयोजन किया गया और यह अभ्यास का पहला संस्करण था। इससे पहले थाईलैंड के साथ में हम करते हैं मैत्री अभ्यास। मैत्री अभ्यास भी हम थाईलैंड के साथ में करते हैं और अभी जो अयुत्या है ये भी हमने थाईलैंड के साथ में कंडक्ट किया। अब ऐसे देखा जाए तो एक अयुत्या शहर जो पुराना शहर है किसका, थाईलैंड का, और साथ में अयुत्या प्लस अयोध्या ये दोनों के जो पुराने शहरों के जो नाम है इन्हीं को जोड़ करके इस अभ्यास को जो है पहली बार इसको किया गया। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, थाईलैंड। हाल ही के अंदर थाईलैंड और चर्चाओं में भी बना हुआ था, वो इसलिए था कि थाईलैंड ने अपने लिए भारतीयों के लिए 6 महीने के लिए वीजा मुक्त 6 महीने के लिए वीजा मुक्त एंट्री खोल दी थी और कारण ये था कि पर्यटन को लुभाने के लिए और भारतीयों को और बड़ी सौगात देने के लिए इस प्रकार का कार्य थाईलैंड ने किया था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और बैंकॉक हम सब लोगों को एक पर्यटन के डेस्टिनेशन के तौर पे जाना जाता है और हाल ही के अंदर समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजन किया गया था। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। आयोजन इसका 20 से लेकर 31 दिसंबर 2023 को किया गया और संस्करण इसका पहला था। स्वदेशी निर्मित पोत कुलिश और LCU 56, स्वदेशी निर्मित पोत कुलिश और इसके अलावा LCU 56 ने इसमें लिया था भाग। और इसके अलावा युद्धाभ्यास कौन सा, मैत्री युद्धाभ्यास तो हम करते ही हैं। उद्देश्य भी है कि नौसेना परिचालन और इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से जितनी भी जो समुद्री चुनौतियां उनको निपटने के लिए दोनों राष्ट्र साझा इस प्रकार के अभियान वो चलाते रहते हैं। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया? इसके अंदर 1 लाख स्कूली बालकों के लिए मिड डे मील की सौगात अक्षय पात्र ने दी है और ऐसा करने वाला राज्य कौन बना है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, झारखंड। हाल ही के अंदर झारखंड इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि अभी आदिवासी और दलित जितने भी जो लोग हैं उनको वैसे जो पेंशन दी जाती है उसकी जो कह सकते हैं मिनिमम जो आयु है वो हुआ करती थी 60 वर्ष, उसको कम कर करके कितना कर दिया गया है, इसको 50 वर्ष कर दिया गया है। ये किसके लिए है? ये है दलित और आदिवासी। दलित और आदिवासी जो लोग हैं उनको 50 वर्ष की उम्र पे ही उनको पेंशन दे दी जाएगी। ऐसा करने वाला राज्य भी कौन बना है? ये भी झारखंड बना है। और अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम कौन सा है? हेमंत सोरेन है। और झारखंड की जो राजधानी है उसका नाम रांची है। तो आप देख रहे हैं कि मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई की योजना का जो उद्घाटन किया वो कहां पे? झारखंड में किया गया। वैसे देखा जाए कि पहली बार मिड डे मील सबसे पहले कहां आया तो इसकी शुरुआत होती है केरला और तमिलनाडु, दोनों ही दक्षिणी राज्य। और वैसे देखा जाए कि केंद्र सरकार ने विधिवत रूप से इसकी शुरुआत करी थी 1995 में। 1995 में वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत 1962 में ही कर दी थी कि स्कूली छात्रों को नामांकन बढ़ाने के लिए इस प्रकार का एक प्रोत्साहन देना जिसमें उनको दोपहर का भोजन स्कूल में मिले और ज्यादा से ज्यादा जो है वो बच्चे क्या कर सके, एडमिशन अपना करवा सके। तो उस समय चला करता था साक्षरता मिशन। और आज उसी की वानगी है कि जो दक्षिणी राज्य हैं उनमें साक्षरता दर उत्तरी भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है और वो इसी का ही परिणाम है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें।
लगभग 800 स्कूलों को इसके अंदर शामिल किया, 1 लाख छात्रों को इसको इसमें होने वाला है फायदा। और हाल ही के अंदर झारखंड सरकार के द्वारा आदिवासी और दलितों को 60 वर्ष की जगह पे 50 वर्ष की उम्र में ही वृद्धावस्था पेंशन दी जाने लगी है। अब बात करते हैं कि केरल राज्य की सरकार द्वारा मिड डे मील योजना के लिए अभी हाल ही के अंदर क्राउड फंडिंग की शुरुआत करी थी। हालांकि थोड़ा सा निर्णय था, ये काफी चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि वैसे देखा जाए तो इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसके अंदर अपना अंशदान देती है, लेकिन केरल सरकार के पास में आर्थिक संकट होने के कारण उन्होंने क्राउड फंडिंग के द्वारा इस अभियान को चलाने की शुरुआत की गई थी कि लोग जब पैसा देंगे तभी हम केरल के अंदर बच्चों को खाना खिला पाएंगे। उसके बाद में निर्णय उन्होंने चेंज भी कर लिया था। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम औपचारिक तौर पे तमिलनाडु ने 1962 में इसकी शुरुआत करी थी, और इसके अलावा केंद्र इसकी शुरुआत करने वाला है कब, 1995 से। उद्देश्य वही है जो सब राज्यों और केंद्र सरकार का होता है कि नामांकन को बढ़ाना और स्कूली शिक्षा के अंदर बालकों को, उनके पेरेंट्स को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, और यही इसका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को हम नजदीक से आते हुए अभी देख रहे हैं कि नामांकन भी बढ़े हैं और साक्षरता और लिंगानुपात में जो कमी हुआ करती थी उसमें भी बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन हो रही है। जानते अगला प्रश्न, इसके अंदर लिखा गया है कि हाल ही में कहां क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, बेंगलुरु। इससे पहले ये जो उद्घाटन है ये मुंबई और राजस्थान का शहर जोधपुर, यहां पे इसका आयोजन ये किया जा चुका है। और ये तीसरा क्षेत्रीय भाषा सम्मेलन जो है वो कहां पे हो रहा था, ये बेंगलुरु हो रहा है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब बात करते हैं कि क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, वैसे देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख अपने को मिलता है। 22 भाषाएं हैं। और हाल ही के अंदर हमने एक सेशन करा था, उसके अंदर हमने शास्त्रीय भाषाओं का भी उल्लेख किया था। शास्त्रीय भाषाएं हैं, और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, और हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जी ने किस देश की यात्रा करी थी, उसके बाद में एक भाषा जो है वो मुगल काल के अंदर चला करती थी, उसको भी इसमें कर लिया था शामिल। तो बात करते हैं, देखते हैं अभी, पाली, प्राकृत और फारसी, ये 3 जो भाषाएं हैं इनको भी शामिल किया गया था किसमें, शास्त्रीय भाषा के अंदर। इससे पहले 6 और हुआ करती थी, वो कौन कौन सी थी, तो संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये जो भाषाएं थी इनको भी शास्त्रीय भाषा के अंदर ही पहले शामिल किया गया था, और उसके बाद में 3 भाषाओं को इसमें और शामिल किया गया। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जी ने की थी ईरान की यात्रा, और वहां पे जो मुगल काल के समय चली आ रही आधिकारिक भाषा कौन सी थी, फारसी, उसको भी शास्त्रीय भाषा के अंदर क्या कर लिया था, शामिल कर लिया गया था। और फारसी भाषा ईरान के अंदर बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसका जो आंसर होने वाला, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया, आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हेल्थ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु में क्षेत्रीय राजभाषा का सम्मेलन हुआ, और ये तीसरा सम्मेलन था। इससे पहले ये आयोजन मुंबई और जयपुर में किया जा चुका है। इससे पहले मुंबई और जोधपुर में 2 दिनों का ये आयोजन किया गया था। फारसी, प्राकृत और पाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया। इससे पहले जो शास्त्रीय भाषाएं हुआ करती थी उसके अंदर संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है और मलयालम है, इस और उड़िया, ये सारी भाषाएं उसमें ऑलरेडी पहले से शामिल है। अब बात करते हैं कि राजभाषा का दर्जा, क्या हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो एक राजभाषा है, और उसकी देवनागरी जो लिपि होगी वो भाषा उसके अंदर राजभाषा के अंदर शामिल की जाएगी। बात अगर अनुच्छेदों की करते हैं तो 343 से लेकर के 351 तक जितनी जो भाषाएं उसका उल्लेख इसमें मिलता है। धातव्य याद रखने ये वाली बात है कि हिंदी राष्ट्रभाषा ना होकर के वो राजभाषा का इसका दर्जा मिला है, और वो भी देवनागरी लिपि के बारे में। तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि अभी जो क्षेत्रीय भाषाओं का जो तीसरा सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। जानते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी, और इसका जो आंसर होने वाला है कि वहां की मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी के द्वारा इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। सीवी आनंद बोस वहां के राज्यपाल हैं, और इस पुस्तक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा किया गया। जानते हैं हाल ही के अंदर कोलकाता क्यों चर्चाओं में बना हुआ था, तो 18 से लेकर के 31 जनवरी के मध्य पुस्तक मेला चल रहा है। और थीम किसकी है, थीम है इस बार, हर साल जो है किसी देश के नाम से थीम रखी जाती है, और इस बार जो है इसकी थीम है कौन सा, यूनाइटेड किंगडम, कह सकते हैं कि ये ब्रिटेन। एशिया के सबसे बड़े खेल, फिटनेस और वेलनेस व्यापार फिट एक्सपो का आयोजन भी 2023 में कहां पे किया गया था, कलकत्ता के अंदर ही किया गया था। हाल ही के अंदर कोलकाता इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
इसका आयोजन भी कहां पे किया गया था? कलकत्ता के अंदर किया गया था। और वर्तमान में वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम है सीवी आनंद बोस। जानते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्जेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद करा? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? नंदिनी कृष्ण। नंदिनी कृष्ण एक लेखिका है, उन्होंने इसका अनुवाद किया। वैसे देखा जाए तो इसको सबसे पहले मूल रूप से तो लिखा था किसने? चारू निवेदिता ने इसको लिखा था, और इसका जो अनुवाद किया वो किया है नंदिनी कृष्ण ने। इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 के अंदर किन किन लेखकों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और वो क्यों चर्चाओं में बनी हुई थी। देखते हैं इसके बारे में। आप देख रहे हैं नंदिनी कृष्ण ने अंग्रेजी का अनुवाद करा है और चारू निवेदिता इसके द्वारा ये लिखित एक पुस्तक थी। अब बात करते हैं चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। हम सब लोगों को पहले से विदित कि सुधा नारायण मूर्ति की क्या है? पत्नी है। और नारायण मूर्ति किस लिए चर्चाओं में है? कि वो इन्फोसिस के संस्थापक, इन्फोसिस आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी, और उसी में सुमार और उसके जो डायरेक्टर कह सकते हैं कि जो संस्थापक है जिनका नाम नारायण मूर्ति था। अब बात करते हैं भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग एंड ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक इन्होंने भी लिखी। ट्विंकल खन्ना के द्वारा अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज भी 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया, ये भी चर्चाओं में बनी हुई थी। और इसके अलावा राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 पुस्तक का भी विमोचन किया गया था। सिंधिया जो राजघराना था उसकी 1857 में क्या भूमिका थी, इसके लिए भी राकेश पाठक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जो भी 2023 के अंदर ये काफी चर्चाओं में बनी हुई थी। प्रश्न संख्या अगले वाला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। वैसे देखा जाए तो अपना स्कूल अभियान का ही एक ये अंग है। कौन सा? माई स्कूल माई प्राइड। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए संबल नामक अभियान की शुरुआत अभी हाल ही के अंदर हिमाचल सरकार ने करी है। और हिमाचल सरकार अभी प्राकृतिक खेती तथा मोबाइल वैन के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए भी इस प्रकार की चर्चाओं में वो बना हुआ था। वैसे देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मिशन दक्ष बिहार, मिशन गुणोत्सव असम सरकार, स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम और ज्यादा मजबूती दे सके इसलिए गुणोत्सव और मिशन दक्ष जैसे पुरस्कार अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा संपादित करे जा रहे हैं। और उसके अंदर उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा तथा गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाना। इस प्रकार के प्रयास राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं कि माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है और ये अपना स्कूल है उसी का ये अभियान का एक हिस्सा है। आप देख रहे हैं माई स्कूल माई प्राइड अपना विद्यालय कार्यक्रम का ही एक क्या है? हिस्सा है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो भी हिमाचल प्रदेश है। दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत करने वाला राज्य भी कौन सा है? वो भी हिमाचल प्रदेश है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन के कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य भी हिमाचल है। अब हाल ही के अंदर एक हट्टी समुदाय हुआ करता था जो आदिवासी कैटेगरी के अंदर उसको आया करता था, पहले उसको एसटी का दर्जा नहीं दिया गया था। तो हाल ही के अंदर हट्टी समुदाय भी चर्चाओं में इसलिए बना हुआ था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसको जनजाति का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के द्वारा बेरोजगार युवकों के लिए युवा निधि शुरुआत करते हैं। गुणोत्सव असम सरकार ने करी है, मिशन दक्ष बिहार ने करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है युवा संबल योजना। युवा संबल वो योजना है जिसमें बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की शुरुआत करने वाला राज्य कौन बना था? सबसे पहले वो बना था राजस्थान, जहां पे 3500 से लेकर के 4000 रुपए तक की कैटेगरी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उनको भत्ते बांटे जाते हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? इसका जो आंसर होने वाला वो कौन सा होने वाला? यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर जिस प्रकार 22 फरवरी 2024 से लेकर के अभी तक जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर बाल बाल बचे लोगों को तथा ऐसे लोग जो
किसी इंसिडेंट का हिस्सा बने हैं, साक्ष्य के तौर पे, विटनेस के तौर पे, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और एक ऐसा अनुकूल वातावरण देने के लिए जिसमें पुलिस के समक्ष उनके बयान दिए जा सके आसानी से। और इसी की शुरुआत करने वाला राज्य कौन बना है, राष्ट्र बना है, उस राष्ट्र का नाम है ग्रीन रूम्स। किस देश से संबंधित, आंसर हो जाएगा इसका यूक्रेन। आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और डेनमार्क सरकार के द्वारा यूक्रेन में ग्रीन रूम्स लॉन्च किया गया और उद्देश्य ये कि विशेष रूप से सुसज्जित स्थान हो जहां पे पुलिस अधिकारियों और बाल बचे लोगों और अपराध के गवाहों के बीच में बातचीत सुविधा प्रदान करने का इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। और ये ग्रीन रूम्स में कहां बनाए जा रहे हैं, ये डेनमार्क के सहयोग से कहां पे बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। लक्ष्य क्या है, बच्चों और युवाओं के बीच में कानून परिवर्तन में विश्वास करना। और आप देख रहे हैं नीचे वाली लाइन के अंदर जहां पे 24 फरवरी से लेकर के अभी तक युद्ध जो चला हुआ था वो थमने का नाम ले रहा है, नहीं ले रहा है, और यूक्रेन रूस के सामने मजबूती से खड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। आपको अगेन रामलला प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।